दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास की इस एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको याद ही होगा कि पिछले भाग में हमने ये समझा था कि किस तरीके से यूरोपियों को भारत आने का रास्ता मिला। यानी कि वो यूरोप से निकले और समुद्री रास्ते से अफ्रीका से होते हुए घूमते हुए भारत आए। कुछ लोग अफ्रीका में रुके भी थे, जैसे कि पुर्तगाली रुके भी थे, और फिर वो भारत के इस तट पे पहुंच गए थे। खासकर कालीकट तट पे पहुंचे थे पुर्तगाली। तो इस तरीके से उन्होंने अपना एक मार्ग बनाया और यहाँ आकर के उन्होंने व्यापार किया। उनका क्रम क्या था? सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज़ आए, फिर फ्रांसीसी लोग आए। इस तरीके से ये क्रम बनता गया। अब उस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से पुर्तगाली और डच लोगों ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने बिजनेस का निर्माण किया। अब आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ भारत में आए और किन किन घटनाओं से अंग्रेज़ भारत में मजबूत बनते चले गए। मतलब किस तरीके से उनकी कंपनी यहाँ करके अपना काम जमाती चली गई। अब अगर आप शुरुआती दौर की बात करोगे तो सारी की सारी कंपनियां व्यापारिक दौड़ के चक्कर में भारत आ रही थी, क्योंकि सबको दिख रहा था कि पुर्तगाली बहुत सारा मुनाफा कमा रहे हैं, डच भी कमा रहे हैं, अंग्रेज भी कमा रहे हैं। तो सबके सब धीरे धीरे आते चले गए और भारत के जो राजा थे उस समय के, वो भी तैयार थे, वो भी उनका स्वागत कर रहे थे, क्योंकि उनको बहुत सारा राजस्व मिल रहा था, बहुत पैसा मिल रहा था इनसे। मतलब इनको भी मुनाफा और उनको भी मुनाफा। लेकिन यहाँ पे एक समस्या थी इन कंपनियों के साथ, वो ये कि इनको बहुत सारा टैक्स जो है वो भारत के राजाओं को देना पड़ता था और इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि इससे उनका मुनाफा घटता था। अब उन्होंने ये सोचा कि व्यापार तो तभी हो जब मुनाफा भी 100% हो, मतलब 100% मुनाफा मिले। तो ऐसे में हमें करना ये चाहिए कि यहाँ पे राजनीतिक सत्ता हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, और यहीं से काम बिगड़ना शुरू हो गया। मतलब क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने अपने वायसराय भेज के यहाँ की राजनीतिक सत्ता हासिल करने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने ब्लू वाटर जैसी पॉलिसीज चला के हिंद महासागर पे कब्जा करने की भी कोशिश की थी। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसी तरीके से डच लोगों ने भी यही किया, अंग्रेज़ों ने भी यही किया, फ्रांसीसियों ने भी यही किया। तो अब जैसे हमने पुर्तगालियों का संघर्ष देख लिया, हमने डचों का संघर्ष देख लिया, अब हम अंग्रेज़ों का संघर्ष देखने वाले हैं कि अंग्रेज़ों ने आखिर यहाँ आके क्या क्या किया। तो देखो, इसकी शुरुआत होती है साल 1600 से, यानी कि 31 दिसंबर साल 1600 के अंदर क्या हुआ था कि एलिजाबेथ प्रथम जो है उसने एक चार्टर निकाला था। मतलब कुछ एक अधिकार निकाले थे जो कि कुछ एक अंग्रेज़ व्यापारियों को दिए गए थे। उन अधिकारों के तहत ये जो व्यापारी थे ये भारत जाके व्यापार कर सकते थे। अब देखो, इस बात को समझो कि उस समय कोई देश नहीं था, उस समय बस राजाओं का राज चलता था। तो ऐसे में जो रानी थी उसने अपने लोगों को कहा, अपने व्यापारियों को कहा कि तुम्हें मेरी तरफ से पूरी छूट है, जाओ और जाके भारत में व्यापार करो। तो इसके तहत एक पूरी कंपनी बन गई जो कि रानी की तरफ से गई थी। बाद में जाके 1833 में कहीं जाके इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम मिला था। पहले इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि 31 दिसंबर 1600 को ये अधिकार उन अंग्रेज व्यापारियों को मिले थे। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि इन चार्टरों की भी अपनी अवधि थी। मतलब इनको ये अधिकार मिले थे भारत में व्यापार करने के, लेकिन सिर्फ 15 वर्ष के लिए। उसके बाद धीरे धीरे करके चार्टर बढ़ाए जाने लगे। मतलब एक अवधि पूरी हो गई तो दूसरा चार्टर आ गया, दूसरी हुई तो तीसरा आ गया। इस तरीके से चार्टर आगे बढ़ते थे। अब अगर इसी वक्त की बात करें तो भारत में क्या चल रहा था? भारत में मुगल शासन चल रहा था और उस वक्त भारत के जो शासक थे वो मुगल शासक अकबर थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो रानी होती है एलिजाबेथ प्रथम, उनकी डेथ हो जाती है 1603 में, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उस वक्त वहाँ की गद्दी पे बैठते हैं जेम्स प्रथम, यानी कि जेम्स प्रथम वहाँ के राजा बन जाते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि अगर भारत में व्यापार करना था तो उस व्यापार के उद्देश्य से एक दूत भेजा, जिसका नाम आपने सुना होगा, हॉकिंग्स। कैप्टन हॉकिंग्स उसका नाम है। वो गया था भारत अकबर से मिलने के लिए। कब गया था? 1608 में। लेकिन अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि अकबर की मृत्यु तो साल 1605 में ही हो गई थी। तो जब ये कैप्टन हॉकिंग्स वहाँ 1608 में पहुंचे तो उस समय वहाँ का राजा कौन था? जहांगीर था, जो कि अकबर का ही बेटा था। तो ये पहले दूत का नाम आपको याद रखना है, कैप्टन हॉकिंग्स। ये पूछा जाता है। इसके बाद क्या हुआ कि इसी साल 1608 में सूरत में कारखाने के बनने की शुरुआत हुई। वहाँ पे आकर के अंग्रेज़ों ने बात करी जहांगीर से और फिर अपना कारखाना बनाने की इजाज़त मांगी। तो सूरत में शुरुआत कब हुई? 1608 में। लेकिन यहाँ पे कुछ बीच में दिक्कत हो गई थी, इसलिए कारखाना बनना बंद हो गया था। और उससे पहले मसूलीपट्टनम के अंदर 1611 में एक कारखाना बन के तैयार हो गया था, जिसके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था। मैंने आपको बताया था कि पहले कारखाना कौन सा बना था? मसूलीपट्टनम वाला बना था। लेकिन पहले कारखाने बनने की शुरुआत किसकी हुई थी? सूरत वाले की हुई थी। ये जो सूरत वाला कारखाना है ये कब बन के तैयार हुआ? साल 1613 के अंदर। तो आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कारखानों के मामले में। इसके बाद साल 1615 में एक और दूत आता है जो कि भारत में आता है जहांगीर से मिलने, जो कि अंग्रेजों का दूत होता है, जिसका नाम होता है टॉमस रॉ। ठीक है, तो ये साल 1615 में आया।
इससे पहले 1608 में कौन आया? कैप्टन हॉकिंस आया है। दो नाम बिल्कुल आपको याद रखने हैं। इन दोनों का काम क्या था कि किसी तरीके से यहाँ पे व्यापार को बैठाया जा सके। तो बेसिकली दोनों दूतों का काम ये था कि ब्रिटेन की या फिर ब्रिटिश कंपनी की जो स्थिति है वो भारत में मजबूत होनी चाहिए। इसके बाद जो अंग्रेज़ों के लिए इससे बड़ा मौका आया वो आया साल 1632 के अंदर। इसमें क्या हुआ कि गोलकुंडा नाम के जो शासक थे उस समय पे, उन्होंने एक फरमान दिया अंग्रेज़ों के नाम पे। उन्होंने ये कहा कि गोलकुंडा के अंदर अंग्रेज़ बिना किसी टैक्स के व्यापार कर सकते हैं। अब ज़रा इस बात को ध्यान से समझिए कि इनको क्या करना था, खर्चा ही तो घटाना था। इनको ये करना था कि टैक्स बच जाए, इससे क्या है व्यापार में वृद्धि होगी, मुनाफा ज़्यादा ही होगा। तो जो पहला इनको फरमान मिला था वो कब मिला था? 1632 में मिला था। इसके तहत वो मुफ्त व्यापार कर सकते थे बिना किसी टैक्स के। और ऐसा ही एक फरमान इनको साल 1717 में मिला। हुआ ये था कि जॉन सरमन जो है वो भारत आए थे मुगल शासक फर्रुखसियर से मिलने के लिए। जिस तरह पहले वाले दो आए थे, ये आए थे 1717 में। उस समय के जो मुगल शासक थे फर्रुखसियर, वो 8वें शासक थे मुगल एम्पायर के, जिन्होंने 1713 से लेके 1719 तक अपना कार्य किया था, राज किया था वहां पे। फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बहुत सारे रियायतें दे दी थी व्यापार के अंदर। जैसे कि उन्होंने ये कहा कि आप 3000 रुपये वार्षिक कर भरिए और बंगाल में मुफ्त व्यापार करिए। मतलब 1 साल का 3000 रुपये दो टैक्स और आराम से व्यापार करो। इसके अलावा 10,000 रुपये वार्षिक टैक्स दो और सूरत में व्यापार करो। इसके अलावा आप अपने सिक्के पूरे देश में चला सकते हो। मतलब जो सिक्के पहले बम्बई में आप चला रहे थे वो पूरे के पूरे देश के अंदर चला सकते हो। और इस तरीके से आप बंगाल, उड़ीसा और बिहार में अपना दायरा बढ़ा सकते हो। आप सोच के देखिए कि ये फरमान कितना इंपॉर्टेंट था। मतलब 3-3 क्षेत्रों में अपना बिजनेस बढ़ाना, थोड़े से टैक्स में पूरा व्यापार मुफ्त कर लेना और साथ ही अपनी करेंसी को, अपने सिक्कों को पूरे देश के स्तर पर चलाना। ये कितना बड़ा फरमान था इनके लिए। तो ये फर्रुखसियर का फरमान 1717 वाला और इससे पहले 1632 वाला, ये दो इंपॉर्टेंट फरमान मिलते हैं अंग्रेजों को। ये आपको याद रखना है। 1717 में किसको मिला था? जॉन सरमन को मिला था। ये नाम भी आपको प्लीज याद रखना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखने वाली थी कि पुर्तगाली यहाँ पे पहले से राज कर रहे थे, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। तो पुर्तगाली और अंग्रेज़ों के बीच में एक संघर्ष हमेशा से चलता आ रहा था। लेकिन ये संघर्ष भी 1661 में ख़त्म हुआ। वो कैसे? 1661 में ब्रिटेन के राजकुमार थे चार्ल्स सेकंड, जिनकी शादी हुई पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ। तो इसका मतलब ब्रिटेन के राजकुमार और पुर्तगाल की राजकुमारी की शादी हुई और बम्बई का जो क्षेत्र है वो ब्रिटेन के कब्जे के अंदर आ गया, ब्रिटेन के राजा के कब्जे के अंदर आ गया। अब जरा सोच के देखिए कि यहाँ पे ऊपर संबंध सुधरे तो इंडिया के अंदर भी संबंध सुधर गए। तो उस समय के ब्रिटेन के राजा ने क्या किया कि बम्बई जो है वो कंपनी के हाथ में सौंप दिया। मतलब कंपनी को बोला कि आप यहाँ पे खूब व्यापार करो, सिर्फ 10 पाउंड वार्षिक किराया देना पड़ेगा आपको। इसका 10 पाउंड वार्षिक किराए के अंदर पूरा बम्बई का क्षेत्र जो है वो कंपनी के हाथ में आ गया था। अब देखो एक चीज समझो कि शुरू के जो दो दूत आए थे जो कि जहांगीर के पास आए थे, उसके बाद से जो दो फरमान इनको मिले थे 1632 में और 1717 में, इसके बाद ब्रिटेन और पुर्तगाल का आपस में संबंध स्थापित हुआ। तो इससे क्या हो रहा था? इससे हो ये रहा था कि धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स की जो पकड़ थी वो इंडिया के अंदर मजबूत होती जा रही थी, भारत के अंदर मजबूत होती जा रही थी। कंपनी अपने पैर पूरी तरीके से जमा रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फर्रुखसियर से पहले भी एक मुगल बादशाह आए थे भारत के अंदर, जिससे अंग्रेजों की नहीं बनती थी। उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह था जिसने अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा परेशान किया था। ये यूँ कह लो कि अंग्रेजों की चलने ही नहीं दी थी। औरंगजेब को इस बात की परेशानी थी कि ये जो अंग्रेज हैं ये धीरे धीरे करके जो भी नदी के रास्ते हैं, खासकर हुबली नदी का रास्ता और पश्चिमी सागर के रास्तों पर अपना प्रभाव जमाए जा रहे हैं। अब देखो एक बात समझो, अगर व्यापार की ही बात हो रही है या फिर लड़ने की ही बात हो रही है, उसके अंदर समुद्र बहुत ज़रूरी होता है, नदियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं। अब ये जो अंग्रेज़ थे ये क्या कर रहे थे? हुबली नदी के ऊपर तो अपना प्रभाव जमा ही रहे थे, साथ में जो जहाज़ मुगलों के भी खड़े थे उसके ऊपर भी अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही इन्होंने सागर के ऊपर भी अपना प्रभाव जमा लिया था। तो ये बात जो है औरंगज़ेब को पसंद नहीं आ रही थी और इसका परिणाम क्या हुआ कि औरंगज़ेब ने फाइनली फैसला लिया कि वो अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करेंगे और उनको भगा देंगे। ठीक है, और इस तरीके से उन्होंने युद्ध किया और बहुत बार अंग्रेज़ों को हराया भी। ऐसी ही एक हार जो हुई थी अंग्रेज़ों की साल 1688 में हुई थी। इसके अंदर औरंगज़ेब का जो युद्ध है वो सर जॉन चाइल्ड से हुआ था। इसमें क्या हुआ था, अंग्रेज़ हार गए थे और औरंगज़ेब जीत गया था। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज़ और औरंगज़ेब के बीच में आपस में संधि हो गई थी। सर जॉन चाइल्ड ने ये संधि की थी कि आप हमको यहाँ रहने दो, भले ही आप राज करो। उन्होंने जैसे तैसे करके कंपनी यहाँ पर बचा के रखी। उन्होंने ये कहा कि अभी तो चलो ठीक है औरंगज़ेब का राज है, एक ना एक दिन तो ख़त्म होगा।
मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अंग्रेज़ों ने बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया है भारत पे अपनी पकड़ बनाने के लिए। अगर इतनी बड़ी जगह को अपनी कॉलोनी बनाना है तो थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। और मैं बता दूं कि इनका इंतज़ार काफ़ी लंबा था, क्योंकि औरंगज़ेब का जो राज है वो काफ़ी लंबा चला था। लेकिन जब अंग्रेज़ों की पकड़ भारत पे बनी तो बड़ी खतरनाक ही बनी थी, आपको अच्छी तरीके से पता है। अब इसके बाद कुछ एक पॉइंट और बनते हैं जिनसे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। जैसे कि ब्रिटिशों का जो मुख्य प्रभाव था भारत के अंदर वो बम्बई, बंगाल और मद्रास के अंदर था। आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि यहीं पर पहली 3 प्रेसिडेंसी बनी थी, और इनमें से भी सबसे पहली प्रेसिडेंसी कहाँ बनी थी? बंगाल के अंदर बनी थी, बंगाल के कलकत्ता के अंदर बनी थी। तो पहली प्रेसिडेंसी कौन सी है? कलकत्ता प्रेसिडेंसी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने भारत में 3 मुख्य किले बनाए थे जिनका नाम आपको याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है। सबसे पहला है फोर्ट लुई जो कि पांडुचेरी के अंदर है। दूसरा है आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास के अंदर बना था। और तीसरा था फोर्ट विलियम जो कि कलकत्ता के अंदर बना था। इन तीनों किलों के नाम से सवाल पूछे जाते हैं, तो इन तीनों किलों को आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इस तरीके से अंग्रेज़ों ने इतिहास में अपनी पकड़ बनाई थी भारत के ऊपर। आई होप आपको समझ में आई हो। इसके बाद वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे फ्रांसीसियों के बारे में। इससे पहले पुर्तगालों की बात हो गई है, डचों की बात हो गई है, आज अंग्रेज़ों की भी बात हो गई है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।